नमस्कार। ए नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स की कहानी का ये है पार्ट नंबर 4। और अभी तक की कहानी में हमने देख लिया था कि वेलोर, प्रिंस वेलोर और काफ़ी सारे टारगेरियंस को देखा। लेकिन जो सबसे मेन अपना हीरो है जिसका नाम है डंक, उसका स्क्वायर बन चुका है एग। और अब ये दोनों देखने जा रहे हैं टर्नी को। टर्नी का एक दिन कंप्लीट हो गया और उसके अंदर 5 चैंपियंस है, जिनमें से सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा होता है हम्फ्रे। एक बराथियन भी होता है जो हंसते रहता है, और एक लेनिस्टर भी। लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो होता है टारगेरियन प्रिंसेस के ऊपर। हमारा ही नहीं, हर कोई बंदा उन्हीं को देख रहा होता है। लास्ट में उस टर्नी में एंट्री होती है एरियन की, और सभी यही देख रहे होते हैं कि वो किससे लड़ने वाला है। क्या वो दूसरे टारगेरियन प्रिंस से लड़ेगा और दो टारगेरियन प्रिंस आपस में लड़ते हुए दिखेंगे? ये बिल्कुल अलग चीज़ होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सीधा चैलेंज करता है हम्फ्रे को, लेकिन इनकी फाइट नहीं चलती है। जो एक बार होता है उसी के अंदर ये अपना लेंस मार देता है उसके घोड़े के ऊपर, और उसकी वजह से हम्फ्रे का घोड़ा मर जाता है। तो बस कहानी यहाँ से चल रही थी। वीडियो को कर देते हैं शुरू। डंक यहाँ से आगे की तरफ निकलता है, जितने में पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है, डंकन, सर डंकन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको देखा था, वहाँ पर स्मॉल फोक के बीच में थे, और आपके कंधे पे एक बच्चा भी बैठा हुआ था। डंक पीछे मुड़ के देखता है तो वो कोई और बंदा नहीं, वो होता है रायामुन फोस्वे। हाँ, ये वही एप्पल है जो पिछले वाले में फाइट कर रहा था अपने बड़े एप्पल से, परंतु ये छोटा वाला है और हार रहा था। डंक कहता है कि ये मेरा स्क्वायर है, और डंक उस एक को पीछे से आगे की तरफ खींचता है। रायामुन कहता है बहुत बढ़िया, परंतु आप वहाँ से आके क्यों नहीं देखते हैं जहाँ पे बाकी सारे नाइट्स बैठे हुए होते हैं, और लॉर्ड्स वॉर्ड्स सब वहीं बैठे होते हैं। हमारे नाइट्स के बैठने के लिए वहाँ पे एक जगह भी है। डंक को ऐसे बड़े लोग और नाइट्स के बीच में बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, परंतु वो ऐसे सीधे तो बोल नहीं सकता। वो कहता है कि मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि आज लास्ट में जो सीन हुआ था उसको पास से देखना चाहूँ, और नाइट्स के वहाँ से वो बहुत पास से दिखता है। रायोमिन कहता है मैं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखना चाहता, और वैसे भी एंडिंग में तुमने देखा नहीं, लॉर्ड एशफोर्ड ने हम्फ्रे को तो विक्टर घोषित कर दिया, लेकिन प्रिंस एरियन को उनका कोर्सर यानी कि चैंपियन वो बन चुका है। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट में प्रिंस बेलोर ने बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब सर हम्फ्रे का घोड़ा नीचे गिर गया था, वो जब नीचे गिरे थे तो उनके पाँव की 2 हड्डियाँ टूट गई, और वो अब आगे लड़ नहीं सकते। और इस पर प्रिंस बेलोर ने डिसाइड किया कि उनकी जगह पर कोई नहीं आएगा, वो वाला चैंपियन जगह खाली रहेगी, और अब लोग केवल 4 जगह पर ही लड़ेंगे। डंक वापस से सोचने लग जाता है, 5 की जगह केवल 4 लोग लड़ेंगे। उनमें से एक होगा लियो टायरल, दूसरा होगा लियोनल बराथियन जो कि लाफिंग था, तीसरा होगा टायलोन लेनिस्टर, और फोर्थ होगा प्रिंस वेलोर। और प्रिंस वेलोर से तो वो फाइट नहीं कर सकता, तो पक्का इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, और तीनों ही काफ़ी बेहतर लड़ रहे हैं। ये वापस इससे पूछता है कि तुम्हारा कज़न रायामुन, तुम्हारा कज़न किससे लड़ने वाला है? तो वो बताता है कि सर टाइबोल्ट से, क्योंकि ये दोनों इक्वल के ही है। लेकिन मेरा कज़न बहुत ज़्यादा होशियार है, वो डायरेक्ट ऐसे लड़ेगा नहीं, वो तभी लड़ेगा जब उसको फील होगा कि कोई सा भी नाइट, कोई सा भी चैंपियन अगर थोड़ा सा थक हार गया है और वो थोड़ा सा डैमेज है, उसी टाइम पे लड़ेगा और उसको हरा देगा, और इस तरीके से वो बन जाएगा चैंपियन। ऐसे कहते हुए वो हंसने लग जाता है। फिर वो पूछता है, सर डंकन, क्या तुम मेरे साथ में दारू की दुकान पे चलोगे? हम कुछ दारू के पैक पियेंगे आज। डंकन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं मेरे पास में कुछ और भी काम है। लेकिन इतने में पीछे एक खड़ा होता है, वो बोल देता है, नहीं आप आराम से जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। जब ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपकी शील्ड लेके आ जाऊँगा, कोई चिंता ना कीजिए। रायोमन कहता है, क्या हमेशा ना करते रहते हो? चलो आज दारू पी के आते हैं, और एक बेहतरीन दारू पियेंगे, आर्बर विंटेज। उसके लिए तुम मना नहीं कर सकते। अब डंक कुछ भी नहीं कर सकता था, इसके पास में कोई चॉइस नहीं थी, तो एक को यहीं पे पपेट शो पे छोड़ देता है, और इसके बाद में रायोमन और ये आगे की तरफ निकल जाते हैं। मार्केट में कई तरह की चीज़ें पक रही थी, और लोग खा रहे थे, बातें कर रहे थे। ये एक ऐसी शॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन दारू का कलेक्शन होता है। यहाँ पर आके रायोमन 2 आर्बर विंटेज का शॉपकीपर को बोलता है, और वो इनको देता है। लोग कह रहे थे कि एरियन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड ने सर हम्फ्रे को विक्टरस घोषित कर दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था, लेकिन लास्ट में जाकर प्रिंस बेलोर ने उसको समझा दिया। डंक कहता है, प्रिंस बेलोर बहुत अच्छे इंसान है। रायोमन हंसते हुए कहता है, प्रिंस बेलोर वो कोई अच्छे इंसान नहीं है, वो जितने अच्छे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन सर डंकन है, एरियन बहुत बकवास बंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन में पीछे की तरफ है। अगर वैसे लोग राजा बनने लग जाए तो हमारा क्या होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है उसने हॉर्स को मारने की कोशिश की? हाँ, नहीं और क्या? तुम्हें नहीं लगता उसने मारने की कोशिश की? अगर प्रिंस मेकर वहाँ पे होता है तो दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते, पक्का ये करते हैं, परंतु वो वहाँ पे नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ पर क्यों नहीं था? वो तो कल सुबह से अपने बेटों को ढूंढने के लिए एशफोर्ड से बाहर निकल चुका है। उसके साथ में उसके कुछ किंग्स गार्ड और सेना वेना भी है, लेकिन क्या पता कब तक वो उनको ढूंढ पाए। लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ डकैत भी रहते हैं, शायद उन्होंने उनको मार डाला हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। हर कोई जानता है वो प्रिंस हमेशा से दारू पी लेता है। डंक पूछता है, कौन सा प्रिंस? रायोमिन बताता है, मेकर का जो बेटा है जिसका नाम है डेरोन। एक बेटा तो एरियन है और दूसरा बेटा है डेरोन, जिसको लोग बोलते हैं डेरियन द ड्रंकन। और क्यों भी नहीं बोले, वो हमेशा दारू पीते रहता है। वो, उसके फादर, उसके ब्रदर, बाकी सारे टारगेरियन लोग जो जो कोई भी यहाँ पर आया है, वो सारे समर हॉल से एक साथ में निकले थे, लेकिन
कुछ लोग मिस हो गए बीच में और वो बंदा भी एक था, इसलिए पुअर मेकर को अपने बेटे को ढूंढने जाना पड़ा और हो सकता है यहीं कहीं पे वो दारू पी के पड़ा होगा। डंक बोलता है बेचारा, वो बेचारा कैसे हो सकता है, वो तो किंग का बेटा है। मेकर रायमन कहता है भले ही वो किंग का बेटा हो लेकिन वो चौथा बेटा है, वो उतना बोल्ड नहीं है जितना प्रिंस बेलोर है और ना ही एरेस के जितना क्लेवर और प्रिंस रहनाल के जितना जेंटल भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके दोनों बेटे भी इतने परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना बाकियों के बेटे करते हैं। डेरोन दारूडिया है और दूसरा उसका बेटा एरियन जो बहुत ज्यादा क्रूअल है, तो मेकर के लिए हम बेचारा कह सकते हैं। और वैसे भी उसका तीसरा बेटा तो ऐसा था कि उसको सीटाडेल भेज दिया, अब वो वहाँ पे पढ़ वढ़ रहा है। और चौथा बेटा, अब ये यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट करता उतने में बीच में एक बंदा आ जाता है, वो होता है एग। पीछे से जोर से दौड़ते हुए आता है, हाफते वाफते, और जोर से बोलता है सर डंकन डंकन। जैसे तैसे वो इसकी तरफ भागते हुए आता है और बोलता है कि जल्दी मेरे साथ में जल्दी चलो, वो उसको मार रहा है। डंक अजीब सा हो जाता है, कंफ्यूज होकर बोलता है कौन और किसको मार रहा है। एक चिल्लाता है एरियन, एरियन उस पपेट गर्ल को मार रहा है। डंक भी चौकन्ना हो जाता है और अपनी वाइन की ग्लास को साइड में रखता है और जल्दी से जाने की कोशिश करता है, लेकिन रायामन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सर डंकन केयरफुली, वो एरियन टारगेरियन है, प्रिंस का ब्लड है, उसके साथ में कोई बकचोदी नहीं। अगर रायामुन की जगह ओल्ड मैन होता तो भी वो यही कहता कि टारगेरियन प्रिंस से पंगे मत लो, लेकिन यहाँ पर डंक को कुछ अलग ही नशा था। वो एक के पीछे पीछे भागे जा रहा था और दोनों मार्केट में बहुत जल्दी से भागते हुए जा रहे थे। यहाँ पर आके ये देखते तो अलग ही सीन था। पपेट और ये जो नाटक मंडली का कार्यक्रम इनका स्टेज था, इसके आसपास बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है। जैसे तैसे डंकन उन लोगों को हटाता है अपने हाथ से और आगे की तरफ बढ़ता है। वहाँ जाकर देखता है तो पूरे सेट को आग लगा रखी होती है, वहाँ की चीज़ों को तोड़ फोड़ रखा था और जो कैरेक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं पपेट्स, वो आपस में रो रहे थे। और इन्हीं सभी के बीच में खड़ा होता है प्रिंस एरियन। उसने काफ़ी महंगे वेलवेट के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके लक्षण वैसे नहीं थे। उसने उस लड़की को अपने नीज के ऊपर बिठा रखा था और उसका गला दबा रखा था। एरियन से वो छूटने की बारंबार कोशिश कर रही थी, लेकिन एरियन ने उसको बहुत जोर से दबा रखा था, लेकिन इसने उसको बहुत जोर से दबा रखा था। डंक वहाँ पर जाके ना इधर देखता है ना उधर, उस लड़की को जल्दी से उसके चंगुल से छुड़ाता है। अपनी तरफ खींचने के बाद में इसने जितनी भी सारी शिक्षाएं सीखी थी, किसी डेगर को चलाना या फिर तलवार को, वो सारी चीज़ों को भूल के ये सीधा अटैक करता है उस प्रिंस के ऊपर, उसको नीचे गिरा देता है। प्रिंस एरियन के सैनिक इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनको धक्का दे के उसकी तरफ चला जाता है। एरियन को नीचे गिराने के बाद में उसके पेट के ऊपर जोर जोर से अपने लाते मारता है और जैसे ही एरियन अपने डेगर को निकालने की कोशिश करता है, ये उसका हाथ को पकड़ लेता है और ले दे के उसके मुंह पे बहुत सारे गुस्से मार देता है। आसपास जो सारे सैनिक खड़े होते हैं वो इसकी तरफ आते हैं और जैसे तैसे करके इसको दूर की तरफ खींचते हैं। अब जो प्रिंस जो जमीन पे होता है वो जैसे तैसे करके वापस से खड़ा होता है। एरियन ऊपर खड़ा होता है, लेकिन एरियन के मुंह से खून निकल रहा था और उसका एक दांत टूट चुका होता है। वो बोलता है तुमने मेरा जरूर दांत तोड़ दिया हो, लेकिन अब तुम्हारे टूटने शुरू होंगे। और एक मिनट, क्या मुझे लग रहा है हम कहीं पहले भी मिले हैं। डंक बताता है तुमने मुझे गलती से स्टेबल बॉय समझ लिया था। एरियन हंसता है, वो कहता है हाँ मुझे याद तो है, और तुमने मेरा हॉर्स लेने के लिए मना भी किया था, लेकिन अब मरने के लिए आ गए। और किसके लिए मरने के वास्ते? इस होर के लिए। इसके बाद में वो टेंशल जो पास में ग्राउंड में पड़ी हुई होती है उसके एक लात मारता है जोर से और बोलता है ये एक ट्रेटर है, गद्दार, एक बहुत ही बकवास होर। इसने ड्रैगन के बारे में गलत कहानी दिखाई है और लोगों को गलत संदेशा फैला रही है। डंक वापस सोचने लग जाता है एरियन ये तो पागल है, परंतु कुछ भी हो ये एक प्रिंस का सन है और मैंने इसके ऊपर अटैक किया, अब तो ये मुझे मारने वाला है। परंतु डंक कुछ कहता नहीं है। एरियन कहता है तुम्हारे पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे बोर कर रहे हो सर। एरियन इसके ऊपर थूक देता है और अपने सैनिक को कमांड करता है जल्दी से एक हथौड़ा लेके आओ, मैं इसके सारे दांतों को तोड़ डालूंगा और उसके बाद मैं इसकी गर्दन को काट डालूंगा। जितने में पीछे से आवाज़ आती है नहीं उसको हर्ट मत करना। डंक सोचने लग जाता है कि ये छोटा बच्चा पागल हो गया है क्या, भले ही मेरा स्क्वायर है पर ये लड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं लड़ सकता। वो इसको बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन एक दूर नहीं जाता है, वो उल्टा पास में आ जाता है। ये पास में आके बोलता है अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं अपने फादर और अंकल को बता दूंगा, और उसके बाद में तुम्हारी क्या हालत करेंगे वो तुम्हें पता है। मैंने तुम्हें कहा ना वेट और यूरकल, तुम पीछे जाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। डंक ने नोटिस किया कि जिन सैनिकों ने इसको पकड़ रखा था वो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कुछ सैनिक उस छोटे बच्चे के सामने अपना सिर भी झुकाते हैं। इतने में जो पूरी क्राउड खड़ी होती है वो वापस से एक जगह बनाती है। रायामुन फोर्स पे पीछे की तरफ से आ पाता है। रायामुन के हाथ में उसका हेलमेट होता है और उसकी तलवार भी होती है। रायामुन अपना भाई को भी लेके आया होता है, वो जो बड़ा एप्पल नहीं होता है सर स्टेफन, उसको भी। स्टेफन तो कुछ ज़्यादा ही लड़ने के मूड में होता है, वो तो अपनी तलवार को भी नंगी कर देता है, बस लड़ने के मूड में ही होता है। इसके अलावा 12-13 कुछ मैन एट आर्म्स के और भी सैनिक होते हैं जिनके कपड़ों के ऊपर रेड एप्पल के सीगल बने हुए थे, मतलब कि ये सब लोग भी बिल्कुल तैयारी से आए थे यहाँ पे लड़ने के लिए।
एरियन उस बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान तो देता नहीं है, लेकिन उसको पता चल गया था ये कौन है। वो इस बच्चे के पैरों की तरफ थूकते हुए बोलता है, ओए छोटे क्रूर बच्चे, तुम्हारे हेयर्स को क्या हो गया। एक बोलता है, मैंने उन्हें काट दिया मेरे भाई, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखना चाहता। इसके बाद में यहाँ से कहानी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है अगले दिन की तरफ, और अपना जो कैरेक्टर है डंक भाई साहब, वो पहुँचते हैं जेल के अंदर। यहाँ पे बैठ के वो सोच रहा होता है कि काश काश अभी मैं एक के साथ में होता तो हम दोनों क्राउड के अंदर से उन सबको लड़ते हुए देख रहे होते हैं, और अब तो मैं भी नहीं हूँ तो उसको कंधे पे कौन बिठाएगा, और वो कहाँ से देख रहा होगा। ये एक के बारे में इतना सोच रहा था, जबकि एक आराम से बैठ के वहाँ पे टर्नी के नज़ारे देख रहा था। उसके पास में बैठने के लिए एक बेहतरीन सीट थी जो कि एशफोर्ड के लॉर्ड के बिल्कुल पास में थी, और एक ने पहन रखे थे ब्लैक वेलवेट के टारगेरियन सीगल बने हुए कपड़े। हुआ यूं था कि कल रात को जो बकचोदी हुई थी इन सब की, आपस में लड़ा वड़ा रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, एशफोर्ड के सैनिक आ जाते और वहाँ से हर एक इंसान को भगा देते, यहाँ तक कि वो जो लड़की नहीं होती है टेशर है टेसारा, उसको भी भगा देते हैं। रायामुन, इसके भाई स्टेफन, बाकी सारे एप्पल्स के नाइट्स, एरियोन, यहाँ तक कि सबको भगा देते हैं, और बस इसी को पकड़ के लेके आ जाते हैं और यहाँ पे जेल में डाल देते हैं। डंक को तो जेल में डाल देते हैं, इसकी सारी चीज़ों को जब्त कर देते हैं, यहाँ तक कि इसके घोड़े चेस्टनट और थंडर को भी ले लेते हैं। डंक सोच रहा था कि क्या मुझे पूरा जीवन यहीं पे बिताना पड़ेगा, या फिर मेरे साथ में आगे क्या होने वाला है, और होगा भी क्यों नहीं। मैंने एक टारगेरियन प्रिंस के साथ में मारपीट नहीं की, मैंने उसको मारा पकड़ पकड़ के। उसके सिर के ऊपर बहुत सारे गुस्से मारे थे, उसके दांत तोड़ दिए, उसके पेट में लातें मारी थी। सारा दिन ऐसे ही जेल में इस बारे में सोचते सोचते इसके निकलता है। इसको कुछ चीज़ें याद आ रही थी, तो वो बस कल रात की यही याद था कि टेंशेला की फिंगर उसने तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए एरोन के ऊपर इसने अटैक किया था। एरियन एक खराब इंसान था, उसने वहाँ पे सब चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी, वहाँ पे आग लगा दी थी। और जहाँ तक इसको उस ओल्ड मैन की बात याद है, एक हेज नाइट वही नाइट है जो सबकी मदद करे, जो कमज़ोर और सही व्यक्ति की मदद करे। और मैंने वही तो किया, एक वीक और इनोसेंट लड़की की और उनके नाटक मंडली की मदद की, परंतु उसके चक्कर में मैं यहाँ पे जेल में पहुँच गया हूँ। अब ऐसे करते हुए सुबह से इसको कुछ खाने को नहीं दिया था, तो इसको भूख भी लग रही थी, और अब शाम हो जाती है। इसके कमरे की गेट की तरफ कुछ आयरन की कीज़ के साथ में कुछ सैनिक आते हैं और लालटेन की रोशनी से इसकी तरफ देखते हैं और इसके गेट को खोल देते हैं। एक इन सारे सैनिकों के साथ में आता है और बोलता है कि लैंप और खाने को यहाँ पे रख दो और तुम सब जा सकते हो। खाने की खुशबू डंक को पागल कर रही थी। सुबह से उसको भूख लग रही थी, तो ये सीधा खाने की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर चाकू नहीं है जिससे कि उन पीसेस को ये काट के खा सके। ये बोलता है, क्या उन सैनिकों को लगता है कि अगर चाकू भेज दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए? डंक कहता है, वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। डंक देखता है कि एक ने काफ़ी बेहतरीन कपड़े पहन रखे होते हैं, टारगेरियन वाले कपड़े, बिल्कुल ब्लैक और रेड फर के कपड़े होते हैं। वो इसको कहता है, मेरे अंकल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए माफ़ी मांगूंगा। डंक पूछता है, तुम्हारे अंकल? हाँ, वो है प्रिंस बेलोर, और मैंने कभी तुमसे झूठ भी नहीं बोला। डंक कहता है, नहीं, तुमने झूठ बोला, तुमने अपना नाम सही से नहीं बताया, और तुम कौन हो किसी बारे में नहीं बताया। मैंने तो अभी तक कोई प्रिंस एग के बारे में नहीं सुना, तुम कहाँ से बन गए एग? एग बताता है, एग एक शॉर्ट नेम है एगोन के लिए। मेरे भाई एमन मुझे एग बोलते हैं, जो कि सीटाडेल चला गया मास्टर बनने के लिए। मेरा शराबी भाई डेरोन भी मुझे एग कहता है, और मेरी सिस्टर्स भी, तो सभी ने मेरा नाम एग रख दिया है। डंक काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था इस एग की आइडेंटिटी को लेकर कि आखिर ये कौन बंदा है। फिर भी वो खाना खाना शुरू करता है और वो बोलता है, एगोन, क्या तुम एगोन टारगेरियन हो? मुझे नहीं पता हिस्ट्री में कितने एगोन टारगेरियन हुए हो, लेकिन तुमने मुझे पागल बनाने की कोशिश की। क्या तुम क्या सोचते हो किसी हेज नाइट के साथ में मजाक करोगे? तुम मेरे स्क्वायर बन रहे थे, और तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें स्टूपिड बनाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने भाई डेरोन का स्क्वायर हूँ, और इसीलिए मुझे हमेशा उसके साथ में रहना पड़ता है। लेकिन वो कोई अच्छा लड़ाका नहीं है, और ना ही वो किसी चीज़ में अच्छा है, वो केवल दारू पीना जानता है। हम लोग जब समर हॉल से रवाना हुए थे इस टर्नी के लिए, तभी वो बीच में रास्ते से गायब हो गया था, और उसी के साथ में मैं भी। हम लोगों को पहचान नहीं लगे, इसीलिए उसने मेरे सिर को शेव करा दिया और खुद भी छिप छिप के रहने लग गया था। कुल मिलाकर वो इस टर्नी के अंदर पार्ट नहीं लेना चाहता, और पिताजी चाहते हैं कि वो लड़े। इसलिए जब तक ये टर्नी पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए हम यहीं आसपास के गाँवों में इधर उधर छिपते रहने वाले थे। डंक को धीरे धीरे सारी चीज़ें रिलेट होना शुरू हो जाती है। अब इसको समझ में आता है कि इसने अपना सिर को क्यों शेव कर दिया, और अपने सिर को हमेशा हुडी के अंदर छिपाता क्यों है, इसकी आंखें पर्पल कलर की क्यों है। एक वापस कहता है, डेरोन ने मेरा सिर शेव कर दिया जिससे कि हम छिपे रहे, और मैं वहाँ पे स्टेबल बॉय के वहाँ पर था। केवल उसी के बाद में तुमने मेरे को स्क्वायर बनाया। अब इसी तरीके से डंक और एग के बीच में यहाँ पे काफ़ी सारी बातें चलती रहती है। डंक उसको बोलता है कि तुम किंग्स लैंडिंग के सबसे महंग जगह से आते हो, सबसे अमीर जगह से, मैं गरीब जगह से आता हूँ। लेकिन एक बोलता है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारा बस स्क्वायर बनना चाहता था, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोला है। एक उसको बोलता है कि कोर्ट में तुम मुझे सर बोल सकते हो या फिर योर ग्रेस बोलना, बाकी टाइम तुम मुझे एग बोल सकते हो।
और इसको बताते हैं कि हमारी बातें और तुम्हारा खाना ख़त्म होने के बाद में तुम्हारे से मेरे अंकल मिलना चाहते हैं जिसका नाम है बेलोर टारगेरियन। जैसे ये पता चलता है तो डंक बोलता है कि मैंने एक प्रिंस को तो लात मार दी, मैं नहीं चाहता कि दूसरे प्रिंस मेरे लिए वेट करे, मैं यहाँ पे पंगे नहीं चाहता हूँ, जल्दी से मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पे वो है। इसके बाद में डंक और एग यहाँ के रॉयल कैसल के अंदर जाते हैं। असल में क्या है कि लॉर्ड एशफोर्ड ने ये जो टारगेरियंस आए थे इनको अपने सारे रॉयल चैम्बर्स दे दिए थे। तो वहीं पे एक चैम्बर के अंदर प्रिंस बेलोर मोमबत्ती की लाइट में वहाँ पे वेट कर रहा होता है इसका। वहाँ पे पहुँचने के बाद में डंक उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है तो वो बोलता है कि खड़े हो सकते हो तुम, क्या तुम मेरे साथ में दारू पीना पसंद करोगे। इसके बाद में वो एक को कमांड करता है कि जाओ और कुछ दारू की बोतल लेके आओ। एक बेहतरीन दारू की बोतल लाता है जिसका नाम होता है स्वीट डॉर्निश रेड। प्रिंस बेलोर एक को बोलता है कि ध्यान से, कहीं तुम इसी के ऊपर दारू मत डोल देना। डंक बोलता है नहीं सर, ये मेरा स्क्वायर है, ये काम अच्छी तरीके से करना जानता है। प्रिंस बेलोर कहता है पर इसी ने तुम्हें मुसीबत के अंदर डाला है, अगर एगोन चाहता तो सीधा भागता हुआ मेरे पास में आ सकता था और ये सारी चीज़ें मैं रोक सकता था, लेकिन ये तुम्हारे पास में आया और तुमने भी वही किया जो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो करता। परंतु मैं अभी प्रिंस हूँ, मैं कोई हेज नाइट नहीं हूँ। पर मारने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचता वो टारगेरियन प्रिंस है, इस चीज़ का परिणाम तुम्हें क्या भुगतना पड़ सकता है। डंक कुछ नहीं बोलता है लेकिन एक बोलता है मुझे एरियन पसंद नहीं, मैं उससे घृणा करता हूँ, इसीलिए मैं सर डंकन के पास में गया था। और वैसे भी अंकल आपका कैसल और आप वहाँ पे बहुत दूर थे तो मैं आप तक पहुँचता बहुत लेट हो जाता। प्रिंस बेलोर कहते हैं फिर भी एरियन तुम्हारा भाई है और क्या तुम्हें सेप्टेंस ने नहीं सिखाया कि हमें अपने भाई की कदर करनी चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए भाइयों के साथ में। अच्छा एगोन अब तुम जा सकते हो, मैं यहाँ पे सर डंकन से अकेले में बात करना चाहता हूँ। एक दारू की बोतल यहीं पे रख देता है और यहाँ से चला जाता है। प्रिंस बेलोर डंक से पूछता है सर डंकन तुम मुझे अच्छे से बताओ कि तुम कितना अच्छे लड़ाके हो। डंकन बोलता है ज़्यादा कुछ तो नहीं पर सर अर्लन ने मेरे को सिखाया था, मैं ठीक ठाक लड़ सकता हूँ। प्रिंस बेलोर इसको सही से समझाते हुए बोलते हैं मेरे भाई का नाम है मेकर और वो कुछ घंटों में यहाँ पे आने वाला है। वो पिछले 2 दिनों से अपने बेटों को ढूंढने के लिए निकला था और अब उसको एक उसका बेटा मिल चुका है जिसका नाम है डेरोन। और तुम मत सोचना कि डेरोन तुम्हारी मदद करने वाला है, एरियन ने तो वैसे ही तुम्हारे खिलाफ उसके कान भर दिए कि तुमने उसको मारा था और डेरोन भी कोई कम नहीं है। डेरोन ने कहा कि तुम ही वो एक रॉबर्ट नाइट थे जिसने उससे एगोन को चुरा लिया, यानी कि इस छोटे से बच्चे एग को चुरा लिया, और इसीलिए वो इतने दिनों से यहाँ पे टर्नी में आने की बजाय अपने भाई को ढूंढ रहा था। डंक बोलता है मैंने चुराया, मैंने नहीं चुराया, वो खुद मेरे पास में आया। हाँ मैं जानता हूँ लेकिन ये कहानी उसने सुनाई है। डंक कहता है कि एग मेरी साइड लेगा, एग उनको सही कहानी बताएगा, मतलब कि मेरा मतलब एगोन सर एगोन से ही कहानी बताएगा। प्रिंस बेलोर कहता है एक बेशक उसको अपनी कहानी बताएगा लेकिन ये उसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता एक कई बार झूठ बोल चुका है तो इसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता है। और वैसे भी मेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तुमने उसके बेटे के ऊपर अटैक किया और वो एक टारगेरियन प्रिंस है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फाइनली में जो कुछ भी सच हो मेरा भाई तुम्हारे ऊपर जज करेगा और ये जो तुमने सारी गलतियाँ की है उनकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। डंक को ये सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है, सज़ा, मुझे सज़ा मिलने वाली है। सज़ा के रूप में एरियन तो चाहता है कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरे रॉयल फादर अभी किंग्स लैंडिंग के अंदर है तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैं ही हूँ। लेकिन जजमेंट केवल मैं नहीं करने वाला, लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड, लॉर्ड टायरल ऑफ हाई गार्डन और यहाँ के आसपास के लॉर्ड करेंगे, परंतु उनमें मेरी भी एक सीट होगी। मैं तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा लेकिन एरियन पक्का तुम्हारा हाथ मांगेगा, तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा और हो सकता है वो तुम्हारे हाथ के साथ में तुम्हारा पैर भी कटवाए क्योंकि तुमने उसको लात भी तो मारी थी। डंक बिल्कुल शौक हो जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है उसके साथ में, उसके हाथ पैर कटने वाले हैं। वो बोलता है मैं ये सब नहीं करना चाहता था, ये सब बस गलती से हो गया है। प्रिंस बेलोर बोलता है पर तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं है, इनमें से कुछ न कुछ तो होने वाला है। परंतु एक और चॉइस है, लास्ट में तुम्हें बता देता हूँ कि तुम डिमांड बाय कॉम्बैक्ट कर सकते हो, यानी कि ए ट्रायल ऑफ 7 तुम उसकी डिमांड कर सकते हो और ये तुम्हारे पास में राइट है। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि आखिर तुम कितना अच्छा लड़ सकते हो। वैसे तो मैं हैंड ऑफ किंग हूँ और हेयर ऑफ आयरन थ्रोन हूँ, मतलब कि राजा, अगला राजा मैं ही बनने वाला हूँ, तो मेरी बातों का बहुत ज़्यादा वजन रहता है। परंतु यहाँ पे एक और भी टारगेरियन है और वो है प्रिंस मेकर, और वो तुम्हारी साइड नहीं लेने वाला, तो पक्का तुम्हें कोई न कोई सज़ा मिलने वाली है। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन आ जाता है जहाँ पर कि लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड, प्रिंस बेलोर, मेकर, यहाँ तक कि डेरोन, एरियन, एक सारे के सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और उनके सामने एक्यूज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सर डंकन। अब यहाँ पे डंक को जैसा कि प्रिंस बेलोर ने सिखाया था कि ट्रायल ऑफ कॉम्बैक्ट की बात कर लेना, तो यहाँ पे सीधा ये वही बोलता है कि मैं तो वो करना चाहूँगा। प्रिंस मेकर थोड़ा चौंकते हुए बोलता है कि पर वो क्यों। बेलोर आगे की तरफ झुकता है और मेकर की बेटों की तरफ देख के बोलता है क्या तुम एक हिजनेट से लड़ने में भी डर रहे हो। एरियन बोलता है डर, कौन डर रहा है, इससे कौन डरना चाहेगा फादर।
मैं तो चाहता हूँ कि मेरा भाई डेरियन भी इसके अंदर लड़े, और क्यों न लड़े, क्योंकि सबसे पहले इसी ने तो उनको परेशान किया था, इसी ने तो उनसे एगोन को छीन लिया था। डेरॉन कहता है, प्लीज़ ब्रदर, मुझे इन सब चीज़ों के अंदर मत घसीटो। अब डंक जब डेरॉन की तरफ देखता है तो याद आता है कि हाँ, ये बंदा तो वही है, इसी को तो इसने सबसे पहले देखा था वहाँ पे इन के अंदर, जहाँ पर दारू पी के बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे मत मार देना, ऐसी ऐसी फालतू बातें कर रहा था। डेरॉन कहता है, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम इसको मार डालो, और तुम जैसे इसको मारोगे मैं तुम्हारे लिए चीयर करूँगा। लेकिन एरियन कहता है, नहीं भाई, उन सातों के अंदर हम दोनों भी होंगे और इससे लड़ेंगे। डंक बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आया, ये ट्रायल ऑफ 7 क्या होता है। प्रिंस बेलोर होता है, वो पिछले की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि ये एक एनिशियंट टेक्निक है जहाँ पर गॉड डिसाइड करता है कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर फैसला गॉड करेंगे, तुम्हारे भी 7 सोल्जर्स होंगे और इनके भी 7, और आपस में लड़ेंगे। या तो तुम मर गए तो लड़ना बंद कर देंगे, या फिर ये दोनों जो तुम्हारे ऊपर एक्यूज़ लगा रहे हैं, डेरॉन और एरियन, इन दोनों में से किसी ने भी हार मान ली या फिर दोनों ने एक्यूज़ वापस से ले लिए तो फिर वो रुक जाएगा। डंक कहता है, फिर तो दोनों तरफ 7 सोल्जर्स होने चाहिए, और क्या हो मेरे पास में 7 सोल्जर्स नहीं हो तो। मैकर कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर तुम्हारे पास में 7 सोल्जर्स नहीं है जो तुम्हारी तरफ से लड़ना पसंद करे तो फिर तुम गिल्टी पाए जाते हो और तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट केस होगा और ट्रायल ऑफ 7 का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। डंक सोचने लग जाता है, 6 नाइट्स, एक तो मैं हो गया, लेकिन 6 नाइट्स में कहाँ से लेके आऊँगा। ये 6 उसको 6000 की तरह दिख रहे थे। ना उसका कोई कज़न है, ना कोई दोस्त, ना कोई उसके इतने सारे सोल्जर्स फ्रेंड। भले ही यहाँ पे 12,000 सैनिक है, लेकिन इसकी तरफ से कोई क्यों लड़ना चाहेगा, इसको कोई जानता ही नहीं है, और वो भी एक हेजनेट की तरफ से लड़ेगा, और वो भी 2 प्रिंसेस के खिलाफ। ऐसा तो कोई भी नहीं करना चाहेगा, पर फिर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। डंक के पास में एक ही चॉइस थी, या तो डायरेक्ट अपना हाथ पैर गंवा देवे, या फिर ट्रायल ऑफ 7 में अपनी किस्मत का आजमा लेवे। पर किस्मत आजमाने के लिए भी तो 6 सिपाही की ज़रूरत है इसको। अब यहाँ पे इसको जेल के अंदर नहीं डालते और इसको बोलते कि तुम जाओ और बाहर सिटी से 6 अपने नाइट्स को तैयार करके लाओ, कल सुबह होगा ट्रायल ऑफ 7। इसको इसका घोड़ा दे देते और इसकी तलवार भी, और अब ये यहाँ से निकल जाता है। तो बस ये कहानी यहीं तक थी, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। धन्यवाद।